हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और एक अच्छी रैंक का वेट कर रहे होगे। मैं आज आपके लिए जो चीज़ लेके आया हूँ वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैं आपको इस बार का फिजिक्स का जो पेपर है नीट का, ठीक है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते थे बहुत कम कैलकुलेशन करके, बहुत ज़्यादा टाइम सेव करके, वो चीज़ सिखाऊंगा। और इस बार जो पेपर आया था वो बहुत ही सिंपल पेपर आया था। सबसे पहली बात तो देखते हैं कि इस पेपर को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको कन्वेंशनल मेथड भी समझाऊंगा और जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि द थिन स्फेरिकल शेल, एक थिन स्फेरिकल शेल है, अ चार्ज बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट सी पॉइंट एंड पी पॉइंट एज शोन इन द फिगर कितना होगा। तो देखो, अगर मैं कन्वेंशनली करूं जैसे कि इस बच्चे ने सॉल्व करते वक्त किया है कि वीपी माइनस वीसी लिखने के लिए अपना एक्सप्रेशन तैयार किया होगा। ये जब होता है जब आप बहुत ज़्यादा रटते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद करते हो, तो आप हर चीज़ में ना पुट करने की कोशिश करते हो। मैं इस क्वेश्चन को बिना न्यूमेरिक वैल्यू पुट करे भी सॉल्व करूंगा और न्यूमेरिक वैल्यू पुट करके भी आपको दिखाऊंगा। देखो, वीपी पे पोटेंशियल चाहिए, तो मैंने क्या सिखाया था बच्चों, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ जिस पॉइंट पे खड़े हो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से देखोगे के अपॉन में आर डिस्टेंस, के अपॉन में आर डिस्टेंस, ये जो आर डिस्टेंस है, और यहाँ का चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब सी पे खड़े हैं, तो जब सी पे खड़े होंगे तो सी पे तो कोई भाई डिस्टेंस है नहीं, बट सी के बाहर चार्ज है, तो सी के बाहर जो चार्ज है वो कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे, तो के बाय आर, और जितना चार्ज है वो, क्योंकि इस चार्ज के चलते यहाँ पे भी पोटेंशियल बनेगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल बनेगा। अभी इन दोनों का डिफरेंस जीरो आना चाहिए क्योंकि दोनों सेम है। अब मैं इसको लॉजिकली करता हूँ। ये क्या लिखा है, थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल के लिए आपको ग्राफ सिखाया गया था कि भाई अगर यहाँ v है यहाँ r है तो v कांस्टेंट होगा और ऐसे करके स्लोप नीचे चला जाएगा। ये पॉइंट रेडियस होता है, रेडियस पर p पॉइंट है और सेंटर पर c पॉइंट है। क्या मुझे ये लाइन सीधी दिख रही है, तो मतलब vp माइनस वी सी इक्वल टू जीरो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम बिना इस क्वेश्चन को न्यूमेरिक वैल्यू डाले भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, यहां पर देखो इस क्वेश्चन में या तो मुझे इस तरीके का, जैसे इस बच्चे ने पैटर्न बनाया है, इस तरह के पैटर्न पता हूं तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, या फिर दूसरा मेथड क्या है जो बिल्कुल बेसिक मेथड है लॉजिक गेट को सॉल्व करने का, हम वो अप्लाई करेंगे। तो उस मेथड को आप देखिए कि वो है क्या, ए और बी, ठीक है। यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा जीरो, यहां पे भी दूंगा जीरो, और y एज अ आउटपुट ऑब्टेन करूंगा, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर, सॉरी हॉरिजॉन्टल कर नहीं करते हैं, वर्टिकल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब यहां डालिए आप जीरो, यहां भी डालिए जीरो, यहां डाला जीरो, यहां डाला जीरो। अब ये जीरो गया तो भाई इससे भी जीरो जाएगा, इस वायर से भी जीरो जाएगा। ये है एंड गेट, एंड गेट, तो जीरो जीरो का क्या बना देगा, जीरो, और नॉट लगाया आगे, इसको बोलते हैं नॉट, तो ये क्या बना देगा, वन। अब ये वन इधर से जा रहा है, इधर से जीरो आ रहा था, जीरो जीरो का जीरो ही देगा, ये और गेट है, और आगे लगा है नॉट गेट, तो जीरो जीरो का जीरो और जीरो का वन, तो वन इधर आ गया। अब वन और वन इधर से जा रहे हैं तो ये बना देंगे जीरो, क्योंकि वन वन जाएगा आगे तो वन तो बनेगा, बट इधर आएगा तो जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट, इधर वन डालते हैं, इधर जीरो डालते हैं, ठीक है, इधर वन डाला, इधर जीरो डाला, तो वन वन का भाई ये तो वन ही बनाएगा पर ये जीरो बना देगा, ये जीरो जीरो का जीरो भेजेगा पर ये वन बना देगा, ये वन और जीरो का वन बनाएगा और ये फिर से जीरो बना देगा। सिमेट्री की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जीरो वन है तो ये जीरो ही बना देगा, चाहे आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए आपने इस पे जीरो डाल दिया तो जीरो 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 ही गया, फिर यहाँ पे वन बन गया, यहाँ से जीरो, यहाँ से वन बन गया, तो ये वन वन का वन बनाएगा और यहाँ से फिर से ये जीरो बना देगा, तो वन और जीरो गया तो ये वन बनाएगा और ये फिर से जीरो बना देगा। अब चलिए लास्ट कि इधर वन भेजा, इधर वन भेजा, तो वन वन का इसने वन बनाया बट आगे जाके जीरो हो गया, वन वन का इसने वन बनाया आगे जाके जीरो हो गया, जीरो जीरो का जीरो गया बट आगे जाके वन हो गया।
तो भाई ये किसकी साइकिल, ये किसका पल्स दिखा रहा है, ये एंड गेट का पल्स दिखा रहा है, एंड गेट का। देखा, तो इस बच्चे ने क्या गलती करी, ये बना करके गलती करी। इससे अच्छा ये इस पे चला जाता, 101% क्वेश्चन करेक्ट हो जाता। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों कोई किसी तरह का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं थी। बहुत बच्चे डरते हैं रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से, बट यहां पर देखो आपको सिर्फ एप्टीट्यूड पूछते हैं। नीट का पेपर है ना ये, तो नीट के पेपर में सिर्फ एप्टीट्यूड चेक हो रहा है। कह रहा है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। ये बच्चों हर जगह कराया जाता है, हर इंस्टीट्यूट में कराया जाता होगा, हर जगह बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट थी पहले, सपोज रेड लाइट थी, ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे कुछ रेड कलर का ऑब्टेन होगा। बट अगर व्हाइट लाइट है बच्चों, तो व्हाइट लाइट में क्या होगा, येलो भी जाएगा, उसकी तो वेवलेंथ अलग होगी ना रेड से, तो वो यहाँ कहीं पैटर्न बना लेगा। बच्चों अगर मैं कहूँ कि ग्रीन जा रहा है, तो ग्रीन कहीं जा रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पे कहीं पैटर्न बना लेगा। फिर मैं एक और कलर ले लेता हूँ भाई, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, कुछ ऐसा यहाँ कहीं पैटर्न ऑब्टेन होगा। बट बच्चों आप देखो कि जब मैं सेंटर की बात करूं, तो सेंटर पे सारी लाइटें वैसे ही जाएंगी, चाहे कोई सी भी लाइट हो, तो यहाँ एक बड़ा सा मैक्सिमम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही कलर का मैक्सिमम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि सब एक ही जगह बराबर डिस्टेंस पे पहुंच रही है ना, तो पाथ डिफरेंस नहीं बच्चों, पाथ डिफरेंस नहीं है, तो व्हाइट लाइट भी उतनी दूर, मतलब रेड लाइट भी वहीं पहुंचेगी, ग्रीन भी वहीं पहुंचेगी, सब कोई वहीं पहुंचेगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, व्हाइट कलर का, यहाँ बच्चों बन जाएगा व्हाइट कलर का मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी कहां पर बच्चों, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी व्हाइट कलर की यहां पर बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज, तो यहां पर सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड, मतलब आपको फ्रिंजेस तो मिलेंगे, बट आप उन फ्रिंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आसानी से। कलरफुल फ्रिंजेस मिलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा भाई कौन सा किधर, वो मिक्स मिलेगा एक पैटर्न। तो देखो इसने क्या बोला, इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी डिसअपियर। क्या डिसअपियर हो रहा है, क्या गायब हो गया क्या पैटर्न, नहीं। देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज, बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल डार्क फ्रिंज है, फ्यू कलर्ड फ्रिंज है। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, अच्छा डार्क बोल दिया यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे डार्क बोला इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ ब्राइट बोला है, तो ब्राइट व्हाइट फ्रिंज बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल इन विड्थ, क्या इक्वल दिख रही है क्या विड्थ से, नहीं ना, तो बच्चों ये गलत, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों। मैंने कितनी बार क्लास में वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन कराए, मैंने बच्चों को बोला कि वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन जरूर आएगा। रीजन, क्योंकि नीट के एग्जाम में अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो सबसे नीचे जाकर के एक सिलेबस में लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वर्नियर कैलिपर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन किया गया, पर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने नहीं ध्यान दिया वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आए होंगे, जिन्होंने ध्यान दिया होगा वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आएंगे। आज मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका सिखाता हूँ कि इसको करते कैसे। देखो बच्चों क्या लिखा है, n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, नहीं सॉरी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल यहाँ लिख लेते हैं, वर्नियर स्केल वो कितने के बराबर है, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर। ये बात समझ में आई बच्चों कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन कितने के बराबर होगी बच्चों, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगी बच्चों, है कि नहीं। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट मेन स्केल की डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल की डिवीजन, यही होता है बच्चों। तो 1 - 1 मेन स्केल की किसके बराबर है, वर्नियर स्केल की n+1 के बराबर बच्चों, माइनस कर दो, n से n कैंसिल बच्चों, क्या बच गया 1 में n+1 इसका वैल्यू आ गया। ये अब इसको मैं कितने दे रखा है, 1 मेन स्केल की डिवीजन कितने के इक्वल है, 0.1 mm के। तो अब ये mm में कन्वर्ट हो गया बच्चों, अभी तक यूनिट में था, अब हमने mm में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे इसको सेंटीमीटर में लाना है, क्यों, क्योंकि आंसर किसमें पूछा है, सेंटीमीटर में।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.1 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डेसिमल में जैसे ही हटाऊंगा बच्चों तो ये 10 बन गया। इट मीन्स जो 100 वाला ऑप्शन है 1/n, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक इसमें भी है बच्चों, बट आप देखो क्या आंसर आ रहा है हमारा 1/n+1, तो इसलिए ये वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा आपको इन क्वेश्चंस में कि आप बिना कैलकुलेशन के कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ये देखिए अभी ये क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस। ठीक है भाई, यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है बच्चों, और क्या गिवन है, इलास्टिक लिमिट गिवन है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस को बोलते हैं हम, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है ना इन्होंने, इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना झेल सकता है। तो ये जो हमारा है सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना बता रहा है बच्चों, 8 × 10⁸ 8, और यंग्स मॉडुलस कितना बताया बच्चों, 2 × 10⁻11। पूछा क्या मेरे से, पूछा है मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग ना चीज़ों को रटो मत, क्वेश्चन बहुत इजी है। सिंपल सा फॉर्मूला था, यंग्स स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन किसके बराबर होता है बच्चों, यंग्स मॉडुलस के। तो अगर मेरे को स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन में y, और स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, डेल्टा L/L सिग्मा y। लेंथ दे रखी है क्या, लेंथ दे रखी है क्या वायर की, ये भी लेंथ दे रखी है, डेल्टा L 1 × में, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × में सिग्मा × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻11। तो बच्चों ये कैंसिल कर देते हैं, 4 ये ऊपर जाएगा, 8 - 11 कितना बचेगा, -3। तो 4 × 10⁻³ मीटर। अब बच्चों इन्होंने तो पूछा mm में है, तो आपको पता है 10⁻³ mm होता है, तो इसका मतलब 4 mm किधर है, ये आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन, सिंपल। चलिए क्या कह रहा है देखिए, वो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे चीज़ नोटिस करिए कि इसने किस में दिया हुआ है वैल्यू, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में, एंड लेंथ ऑफ द रॉड जो कि 400 ग्राम है। तो रॉड की लेंथ कितनी है, 400 ग्राम है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है भाई, एक रॉड है जिसके एक्सिस से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। तो बच्चों आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ml²/12 ये होता है। अब सिंपली हमें वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, और पूछा क्या है लेंथ, तो हमारी लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में। हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, कोई भी यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी है, क्योंकि हमें सीजीएस में ही पूछा गया है सारा, तो इसलिए। बच्चों ये कट हो गया, 6 आ गया, ये हमारा L का स्क्वायर हो जाएगा 6 × में 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 2। अब इधर रूट भेज देते हैं, L = √6 × 6 × 2। तो बच्चों ये हो गया 6 और ये हो गया √2, तो 6 × में 1.41 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, क्योंकि ये 6 है और 6 और ये आधा, तो 9 बन जाएगा, 9 से छोटा वाला, तो 8.5 इज योर आंसर। 8.5 इज योर आंसर। देखो बच्चों कैलकुलेशन ना करी नहीं जाती, ऐसा नहीं है कि हर जगह कैलकुलेशन करके दिखाना है। आप क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट्स है, या क्लास 12 में अभी इस समय होंगे कुछ स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है, बट आप एक चीज़ समझिए, ये कैलकुलेशन तो बच्चे क्लास 8 के बच्चे को भी आती होगी, क्लास 6 के बच्चे को भी आती होगी, 4th क्लास के बच्चे को भी आती होगी। आपसे वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपसे वो एप्टीट्यूड की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए वो फास्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, फास्ट। ठीक है, तो ये आप चीज़ समझने की कोशिश करिए कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमें ज़रूरी है कि भाई जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हम मैथमेटिकली लॉजिकली इंटरप्रिटेट कर सकें। ठीक है, कि उससे रिलेटेड कौन सा आंसर बन सकता है, ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सेव हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कशन करते रहेंगे, बीच बीच में आपको मैं चीज़ें बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है स्पीड बढ़ाने के लिए करनी चाहिए,
चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक नंबर ऑफ टर्न गिवन है, a tightly wound 100 turns of the coil of radius 100 centimeter carries current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil, सेंटर ऑफ द कॉइल पे क्या मैग्नीट्यूड होगा? तो भाई ये तो फॉर्मूला बेस आ गया सीधा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 इंटू में R। तो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा ये चीज़ और ध्यान दीजिए, क्योंकि 100 नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे तो इस पूरे में n को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 SI में। करंट 7 एम्पेयर SI में और नंबर ऑफ टर्न्स है 100 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, तो रेडियस हमारा दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू में 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर SI नहीं है इसलिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखो बच्चों सिंपल कैलकुलेशन है, इसको इससे कट कर दिया, ये 10 की पावर -2 पर जाएगा, 10 की पावर +3 और यहाँ पे बच जाएगा 10 की पावर -4। ये सारा कट के कितना रह जाएगा 10 की पावर -4। ये इससे कैंसिल कर देते हैं 2 और ये पाई से इंटू कर देंगे 6.8, तो 6.28 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 742 होता है, 42 तो कम से कम होगा। ऑप्शन में मेरे पास 44 है, तो 44 है तो भाई 42 तो कम से कम है, 44 इंटू 10 टू द पावर -4 या फिर 4.4 इंटू 10 की पावर -3। तो मेरे पास जो आंसर है वो ये है। देखो बच्चों मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, मैं मल्टीप्लाई ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट बता दिया कि ये आंसर। आपको भी यही करना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सब चीज़ें ये छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है, उनको भी आता है ये सब, वो आपसे सिर्फ एप्टीट्यूड की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए देखो उन्होंने सारे ऑप्शन सिमिलर कर दिए कि बच्चे को कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े, वो डायरेक्टली जो है आंसर बता सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज x इक्वल टू 2t-1 एंड फोर्स इज 5 न्यूटन एंड इंस्टेंटेनियस पावर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, पावर क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पावर। अगर मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, सॉरी फोर्स इंटू में वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा बच्चों? डिफरेंशिएट कर देंगे 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2t-1 डिफरेंशिएट किया 2 आ गया, f का वैल्यू 5 दे रखा है, इसका वैल्यू 2 दे रखा है, सब SI यूनिट में है बिल्कुल, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आ जाएगा 10 इज योर आंसर, दैट्स इट। कितना ईजी पेपर बच्चों, इससे ज़्यादा ईजी और क्या देंगे तुम्हें? ये भी नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे लाइफ में? भाई फिजिक्स पढ़ा और ये बेसिक बेसिक बातें भी नहीं सॉल्व हुई तो क्या ही सॉल्व हुआ लाइफ में? क्यों पढ़ा फिजिक्स 2 साल, बर्बाद कर दिया। तो पर अब अगर बर्बाद कर दिया है फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हो, अब फोकस हो जाइए, अब फोकस होकर के कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कैलकुलेशन फास्ट कैसे की जा सकती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है उसको समझिए, तो वो सब चीजें समझ के अब नेक्स्ट बार पेपर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में? कह रहा है 2 bodies A and B of the same masses undergo the complete inelastic collision. The body A moves with the velocity v1. तो body A moves with the velocity v1 while the body V at rest. तो ये किस पे है? रेस्ट पे, रेस्ट पे। The velocity of the system after the collision is v2. अब जाहिर सी बात है इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक है तो मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे, ma प्लस mb, जिसका वैल्यू कितना है v2। क्या पूछा है? v1 बाई v2 का रेशियो बता दो, तो हम क्या करेंगे ma v1 इधर रह जाएगा, इस पूरे को डिवाइड में ले आते हैं, अब इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा v1 बाई v2 इक्वल टू ma प्लस mb अपॉन में, ये बन जाएगा बच्चों। सिंपल सा है क्वेश्चन, वैल्यू पुट कर देते, क्या कह रहे हैं? हैव द सेम मासेस, तो सेम मासेस m m m, तो ये कितना हो गया 2/1, तो 2m डिवाइडेड बाय m 2/1। कोई मुश्किल बच्चों? इतना इजी कोलिजन का क्वेश्चन, इतना इजी, मतलब क्या पूछ रहे हैं? सिर्फ स्पीड चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं, पूछ कुछ नहीं रहे। वो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन 9th क्लास में डील करते हो आप, सिर्फ एप्टीट्यूड चेक हो रहा है फिजिक्स का।
अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कह रहा है 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, इसका वेट इसका जो मास है 2 kg है, इसका मास 3 kg है। द ब्लॉक स्लाइड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये सरफेस कैसा फ्रिक्शनलेस है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन बी, इस पे कितना लग रहा है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। भाई टोटल फोर्स कितना है 10, टोटल मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितनी आ गई बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गई। अब मुझे इस ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स चाहिए, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन और इसका मास जितना होगा उतना ही तो फोर्स है, इसको धक्का लग रहा होगा। तो 3 इंटू में 2 कितना हो गया बच्चों 6 न्यूटन। 6 न्यूटन कहां पर है, दैट्स सिंपल क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन में देखो, आपको भले ही लग सकता है कि इधर से रिएक्शन लग रहा हो उधर से, सिंपल है भाई, अभी सबको भूल जाओ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो ब्लॉक बी है उसकी भी एक्सेलरेशन ब्लॉक ए के बराबर होगी, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो डो है ये दोनों की एक्सेलरेशन है, तो ये 2 से चल रहा है। इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, नीचे कोई सरफेस पे फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस है। कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। अब आप कहोगे नहीं ये एफ भी तो लगा रहा है। भाई मान लो मैं खड़ा हूँ, मेरे बगल में एक बच्चा खड़ा हुआ है और उधर से उसको किसी ने धक्का दे दिया, तो अल्टीमेटली वो मुझे धक्का देगा, ना कि जो उसके ऊपर धक्का लगा था वो मेरे ऊपर आएगा, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा, वो जो बच्चा मेरे को धक्का दे रहा है मेरे को वो आएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फोर्स काउंट करूँगा जो ए लगा रहा है। ए कितना लगा रहा है, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है, दैट्स इट। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। कह रहा है एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास का 1/10 एंड द डायमीटर इज हाफ, तो डायमीटर हाफ तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा और उसका रेडियस आधा है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इज कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, G इक्वल टू Gm/r², यही होता है फॉर्मूला। G का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, मास कितना है 1/10 हो गया है, मास 1/10 हो गया और रेडियस कितना हो गया, रेडियस हाफ हो गया, तो रेडियस हाफ हो गया, हाफ का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4। भाई रेडियस आधा हो गया है, ठीक है, तो रेडियस आधा हो गया है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये ऐसे r/2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/10। 4/10 बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अगर मैं देखूं ये वैल्यू 3 से 4 से छोटी जाएगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं बच्चों। ये अगर 10 होता तो 10 और 10 1 हो जाता और ये 4 हो जाता, पर ये 10 नहीं है, 10 से छोटा है, तो सिंपली 4 से छोटा वाला आंसर हो जाएगा। देखा, ऐसे करते कैलकुलेट। चलिए बच्चों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इनमें से एक करेक्ट आंसर चूज करते हैं, किसके लिए, तो देख लेते हैं। कह रहा है एक V और I कर्व है, VI कर्व है और ये क्वाड्रेंट्स गिवन है 1 2 3 4। फॉर अ सोलर सेल द VI कैरेक्टरिस्टिक्स लाई इन द 4th क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। बिल्कुल 4th क्वाड्रेंट में आता है सोलर सेल का ये ग्राफ, आपने पढ़ा होगा। और किसमें होता है, रिवर्स बायस होता है। तो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड करंटली इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ पे गलत है बच्चों, यहाँ पे गलत है, माइनॉरिटी कैरियर। सोलर सेल में माइनॉरिटी कैरियर के चलते जो है हमें माइक्रो एम्पेयर्स में करंट मिलता है और हमेशा वो कैसा होता है, रिवर्स बायस लगाया जाता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो बी इज इनकरेक्ट, ठीक है, और ए इज करेक्ट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो ए ऑप्शन होगा हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था बच्चों, ये क्वेश्चन था लिटरली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था अगर कहा जाए। देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है ऐसे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और यहाँ से एक रे जा रही है बच्चों ऐसे, ऐसे 30 डिग्री एंगल पे और पैरेलल पास हो जा रही है। तो इसका मतलब ये I है तो ये R1 कर लेता हूँ, यहाँ पर ये R2 कर लेता हूँ और यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है, बट बाहर कैसे आ रही है, ये देखो ये जो बाहर आ रही है 90 डिग्री में बाहर आ रही है ऐसे।
तो बच्चों यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट लग जाएगा। मैं कह सकता हूँ साइन R2 इज 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं बच्चों, ये कह सकता हूँ ना मैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये अगर 90 डिग्री है पूरा, ये R2 है, तो ये और ये वाला जो है ये R1 जो इधर है ये R1 है, तो इसको मैं 90 माइनस R2 लिख सकता हूँ क्या बच्चों? 90 माइनस R2 लिख सकता हूँ यहाँ से, और एक ये रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब साइन R1 को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? 1 अपॉन में 2 म्यू बोल सकता हूँ, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2, और म्यू इधर आ गया साइन R। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये हो गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई, है ना। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर ये R1 ये ऐसे जा रहा है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। मतलब मैं 90 माइनस R2 इक्वल टू R1 लिख सकता हूँ बच्चों। तो R2 का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 90 माइनस R1 लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करना है, साइन 90 माइनस R1 इक्वल टू 1 बाय म्यू साइन कॉस, यहाँ पे कॉस की प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस R1 इक्वल टू 1 बाय। अब मेरे पास दो रिलेशन हो गए बच्चों, साइन R1 है और साइन और कॉस R1 है। मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूँ, अगर ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर R1 प्लस कॉस स्क्वायर R1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन में म्यू का स्क्वायर प्लस 4 म्यू का स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों। ये कितना बन जाएगा? 1। इधर से 1 अपॉन में म्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1 प्लस 1/4 रह गया। इसका अगर मैं सम करूँ तो 5/4 आ जाएगा। इसका सम करूँ तो मैं 1 इक्वल टू 5/4 म्यू स्क्वायर, तो म्यू का स्क्वायर उधर भेज देते हैं, ये हो गया 5/4, स्क्वायर को उधर भेजेंगे रूट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का 2 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल था, मैथमेटिकल था, हो सकता है आप इस क्वेश्चन को अगर स्किप करना चाहते थे थोड़े टाइम के लिए कि भाई टाइम बाद में जो फ्री बचेगा उसमें कर लेंगे, तो कर सकते थे, क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पूरा ज्योमेट्री वोमेट्री यूज करके अच्छे से होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या है इसमें, कह रहा है atoms are electrically neutral as they are contain equal number of positive and negative charge। बिल्कुल सही बात है, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई सा भी एटम अगर आप लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड दे एमिट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। भाई स्टेबल नहीं होता भाई, मेरे पास मान लो यूरेनियम होता तो, है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता तो एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दिस वन इज ऑप्शन। डन बच्चों। चलिए आगे चलते थोड़ा सा और, यहां ध्यान दीजिए भाई, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, फ्लैट डिस्क है जिसका रेडियस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर and the surface tension is 0.07। the excess force required to take away, देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है पानी के अंदर हमने एक रिंग रख दी या एक फ्लैट डिस्क रख दिया जिसका रेडियस हमें गिवन है, इसको लिफ्ट करना है, तो जाहिर सी बात है सरफेस टेंशन के चलते नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। अ फ्लैट डिस्क इज प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ने इसके मॉलिक्यूल ने यहाँ से पकड़ रखा होगा ना, सब मॉलिक्यूल ने, पानी के सभी मॉलिक्यूल ने इसको यहाँ से पकड़ लिया होगा, जैसे आया होगा एकदम सब जकड़ लिया उसको। अब आप ऊपर खींच रहे हो या नीचे खींच रहे हैं, तो कितनी वैल्यू का, तो फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन में लेंथ, और यहाँ लेंथ क्या है, तो जहाँ पे सरफेस टेंशन लग रही है वो 2πr लेंथ है टोटल। तो बच्चों यहाँ से मैं फोर्स निकाल लूंगा, T इंटू में 2πr 7 2, ठीक है, ये ऐसे वैल्यू पुट करते हैं 7 2 इंटू में पाई का वैल्यू 3.14 इंटू में आर का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर,
देखो बच्चों सेंटीमीटर में है और वो न्यूटन पर मीटर में है, तो आपको इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कैलकुलेशन में यहाँ तक तो बात क्लियर है कि 9198 आने वाला है, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस देख लेते हैं, तो 7 दूनी 14 और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 198 ही बनेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 12 बन जाएगा और ये 14 बन जाएगा। और अगर हम देखें तो 144, तो ये इतना ही वैल्यू आ जाएगा और 10⁻² रह जाएगी। तो मुझे अगर इसको एक पावर और आगे भेज दूँ तो मैं मिली न्यूटन में बोल सकता हूँ। अभी मैंने कैसे किया ये आप भी ट्राई करिएगा घर पे एक बार कि ये मैंने ऐसे डायरेक्टली कैसे कर लिया। देखो ऑप्शन सब सेम है, तो मुझे वैल्यूज़ तो पहले से पता थी, बस मैंने डेसिमल प्लेस चेक किया और आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी करी दिमाग में, पेपर पे नहीं करी, दिमाग पे करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसके अंदर देखो ऐसा एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, एनसीईआरटी से उठाया हुआ ये कि जो रिंग है भाई इधर जा रही है तो इधर साउथ के अगेंस्ट में साउथ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ के अगेंस्ट में साउथ क्रिएट हो गया और यहाँ पर जो है भाई नॉर्थ जा रहा है तो यहाँ साउथ अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे भी साउथ ही बनेगा। भाई इसके सामने आ रहा है तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा और यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, और यहाँ नॉर्थ के सामने जैसे ही इधर जाएगा तो साउथ बनेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए और यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक। उसके बाद अगर मैं करंट का डायरेक्शन देखूं, ठीक, करंट का डायरेक्शन देखूं तो कैसा होगा, तो C to D ऐसे नॉर्थ से साउथ यूं ऐसे ऊपर से ऐसे निकलता हो जाएगा ऐसे, तो C to D, C to D, C to D। उसके बाद अगर मैं इधर देखूं, इधर नॉर्थ से साउथ ऐसे, तो बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ये मतलब ऐसे चलता हुआ जा रहा है बाहर से, भाई बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है, तो A to B। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, A B and C D। नहीं समझ में आया दोबारा समझ। नॉर्थ साउथ डिटेक्ट हो गए थे, लेंस लॉ लगाया, साउथ को साउथ रिपेल करेगा तो नॉर्थ से बनेगा ऐसे, तो करंट बाहर आ रहा है, और जब करंट बाहर आएगा तो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बाहर आया तो C to D फ्लो करके जा रहा है। जब इधर बनाया तो भाई करंट A से कहाँ जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, क्योंकि इधर इस डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो इधर C to D जाएगा तो इधर A से B की तरफ जाएगा इस साइड, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो जो है जस्ट आपकी इंटरप्रिटेशन पे है। कह रहा है एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या चीज जो है कांस्टेंट है, क्या चीज वेरी करेगी। भाई देखो वेलोसिटी अगर मैं पार्टिकल की देखूँ तो हर बार चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, बट वेलोसिटी का वैल्यू हर बार चेंज होगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, तो वेरिंग वेलोसिटी एक में ही है, आंसर हो गया। उसके बाद भी अगर एक्सेलरेशन देखना है, वेरिंग एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियस है टुवर्ड सेंटर बार बार इधर ही लगेगी, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है ये क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि भाई आपको पेयर मैच करने हैं, हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन की बात कर रहा है। हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 1/λ r 1/n² n1 ये फॉर्मूला रहता है। इसको अगर हमें डायरेक्टली जो है नैनोमीटर में चाहिए तो 1912 से हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ क्या वैल्यू आएगी, तो पहले वाली ट्रांजिशन ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 912 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 9, तो ये हो जाएगा 5, 912 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 36, सॉरी हाँ 36,
ठीक है, तो ये इससे काटते हैं ऑलमोस्ट 7 आ जाएगा, और इससे काटेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है 162, और आपका वैल्यू बन जाएगा 91, और उसका वैल्यू, इसको अभी अभी 1 में लैम्डा कर लेते हैं पहले, क्योंकि फिर से दोबारा डिवाइड करना पड़ जाएगा नहीं तो हमें, ठीक है। तो 7/912 अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो मैं इसके पीछे जीरोस लगा देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये ऑलमोस्ट 7000 पे ही जाएगा, 1000 करना पड़ेगा, 7 और 6, तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 6 के करीब ये वाला ऑप्शन जो है बनेगा। तो ए का 3 किस में, ओह एक ही बार में हो गया भाई, ये तो सारे एलिमिनेट हो गए, बहुत बढ़िया। तो कैलकुलेशन करने का यहाँ फ़ायदा हो गया कि सारे कैलकुलेट नहीं करने पड़े, एक ही बार में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। तो बच्चों आप देख रहे हो किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेशन आपसे कराई जा रही है, आपको लगता होगा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, पर सिर्फ एप्टीट्यूड चेक हो रहा है, सिर्फ एप्टीट्यूड, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। कौन सी ऐसी यूनिट है, क्वांटिटी है जो कि सेम डायमेंशन रखेगी जैसा एक सॉलिड एंगल रखता है? तो सॉलिड एंगल तो भाई डायमेंशन लेस होता है, सॉलिड एंगल का डायमेंशन, सॉलिड एंगल याद हो तो, याद है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस है, और यहाँ पे भी स्ट्रेन है, बट यहाँ एंगल है, यहाँ आर्क है, तो आर्क तो डायमेंशन होती है उसकी, एल डायमेंशन होगी, तो ये वाला कट जाएगा, ये रह जाएगा, दैट्स इट, हो गया। क्या डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी नहीं है, आसान पेपर, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर रहना है। अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक ऑन द ग्लास सरफेस द ब्रूस्टर एट अ ब्रूस्टर एंगल, अगर ब्रूस्टर एंगल पे जाती है कोई लाइट टी बी, तो ब्रूस्टर एंगल्स का जो आपने रिलेशन पढ़ा होगा और जो टॉपिक पढ़ा होगा उसमें बताया है कि अनपोलराइज लाइट आती है, उसमें से रिफ्लेक्ट होकर के पोलराइज हो जाती है, और पार्शियली जो है आपने देखा होगा ये डायग्राम बनता है उसके अंदर ऐसा, और ये वाला डायग्राम बनता है कि ये पार्शियली पोलराइज्ड है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज होती है। क्या कह रहा है? द रिफ्लेक्टिंग लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये भी गलत है। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टिव विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये भी गलत है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, अगर आप सिर्फ टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ना, उन्होंने कोई मैथमेटिक्स कोई कैलकुलेशन नहीं कराया कि 10 IB इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ऐसा है वैसा, कुछ नहीं, सिंपल बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछा कि ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ के आए हो आप, बस पढ़ के आए हो तो इतना बता दो, दैट्स इट। बच्चों इससे ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकता एनटीए, इससे इजी और कुछ नहीं कर सकता कि आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है बेसिक बातें जानते हो वही बता दो हमें। मतलब वो ना होता है ना कि वाइवा में जो जैसे बच्चे बैठते हैं ना, तो जब आप वाइवा देने जाते हो तो उस दिन क्या होता है कि जैसे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे, जो आपका एग्जामिनर है उसके सामने बैठते हो आप, तो वो जो भी पूछता है, तो जो बच्चा सबसे बेवकूफ़ होता है ना वो समझ जाता है कि ये बच्चा सबसे बेवकूफ़, तो उससे बस इतना कहता है, भाई कुछ पढ़ के आया है, थोड़ा बहुत बता देगा, तो चल तू ही बता दे कि तुझसे क्या पूछा जाए, फिर मैं उसके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लूँगा। ये वो वाली बात हो रही है, एनटीए आपकी बेइज्जती मार रहा है अल्टीमेटली। वो कह रहा है इतना तो बता दो, इतना भी नहीं आता तो डॉक्टर क्या बनोगे तुम, लालच है तुम पे, डॉक्टर बन ही नहीं सकते तुम कभी, ठीक है। इतनी बेसिक अगर बातें तुम नहीं बता पा रहे उसमें, देखो इधर एनोटेशन, असर्शन जो है द पोटेंशियल V एट एन एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज इतना, ठीक है। तो डायपोल का वैल्यू दे रखा है, पोटेंशियल पूछा है, तो Kp/r², K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, P का वैल्यू R का वैल्यू, ये तो पूरा इससे कैंसिल हो गया, देख लो कितनी इजी वैल्यूज डाल के दी हैं।
कि बच्चा अपने आप कह दे कि हाँ भाई इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, असर्शन करेक्ट है। रीज़न क्या है कि v इक्वल टू 2p अपॉन में 4πε0r², अगर मैं इसको लिख दूँ k, तो भाई ये तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो स्टेटमेंट यही गलत हो गई, फॉर्मूला ही गलत दे दिया। आगे क्या पढ़ना है, r फॉल्स है, a ट्रू है, भाई थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसे कहते हैं एप्टीट्यूड, समझे, इसे कहते हैं कि बाकी चीज़ें देखनी ही नहीं है, काम क्या है उसका, जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, a wheel of bull cart is rolling over the level of the road as shown in the figure. If the linear speed is v, the direction shown, the following option is correct. P and Q is the highest and lowest point the respectively. कह रहा है P जो पॉइंट है, P पॉइंट जो है हमारा, P पॉइंट वो मूव कर रहा है फास्टर या स्लोअर, ठीक है, या फिर दोनों इक्वल हैं, या फिर पॉइंट हैज अ जीरो स्पीड। चलिए देख लेते हैं। ये पॉइंट V से जा रहा है, मतलब ये भी V से जाएगा और ये वाला भी V से जाएगा, ये तो बात पक्की हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर रोटेशन भी होगा तो यहाँ पर ओमेगा R से ये इधर जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है तो ओमेगा R जो इसकी एंगुलर स्पीड होगी उसके बिहाफ पे ये वाला पॉइंट इधर जाएगा। तो भाई दो वेक्टर मिल गए इधर, तो इधर वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा R प्लस V P पॉइंट पे, और Q पॉइंट पे कितनी हो गई, V माइनस ओमेगा R, जो भी बड़ा हो। तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा तेज जाएगा और ये वाला स्लो जाएगा, तो P फास्ट होगा Q से, दैट्स इट, हो गया। क्या मुश्किल थी, रोटेशन मोशन, सब बच्चे डरते हैं भाई रोटेशन मोशन तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमें तो समझ में ही नहीं आता, क्या पूछ लेंगे उससे, ये पूछते हैं भाई उससे, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5 sin पाई टी प्लस π/3 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ओए होए कितना आसान क्वेश्चन, किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखते और कंपेयर कर लेते। ये स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन है, ए एम्पलीट्यूड 5 मीटर में है, सेंटीमीटर मीटर में है, तो ये इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होने वाला है। टाइम पीरियड के लिए ओमेगा का वैल्यू चाहिए होगा, ओमेगा का वैल्यू पाई है, तो t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, 2π अपॉन में ओमेगा का वैल्यू पाई है, कैंसिल, 2 सेकेंड्स। लीजिए भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन, वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर एसएचएम, हो गया। बेइज्जती मार रहे हैं ये तुम्हारी, और कुछ नहीं है, इतने इजी पूछ करके। अब ये सोचो ना, जो बेसिक बातें हैं, जो सिंपल एक बच्चे ने एक बार पढ़ा होगा ना चैप्टर, सिर्फ एक बार, और सिर्फ एक बार में समझ गया होगा कि सिंपल जो हार्मोनिक मोशन होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है। मैंने कई बार बोला बच्चों को कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ही अगर आप समझ गए तो भी आप बड़े आसानी से जो है एसएचएम को समझ जाओगे पूरे में, पर वो वही है, नहीं याद रखना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक लॉजिक गेट की टेबल दे रखी है, 0 0 का 1, 1 0 का 0, और ये तो भाई यहाँ तो देख के पता चल रहा है कि 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, मतलब B का कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे इजी और क्या ही हो गए। कितने सेकंड लगे होंगे हमें करने में, 5 सेकंड में खत्म हो गया खेल। इन C इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन, फोटोन के बारे में बताना है। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज E इज इक्वल्स टू h म्यू, करेक्ट बात। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, करेक्ट बात। द मोमेंटम इज p इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा होता है, और लैम्डा को मैं c बाय म्यू करके लिख सकता हूँ, तो ये भी करेक्ट बात है। द फोटोन कोलिजन बोथ द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। फोटोन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज, गलत बात, E कहाँ है, E यहाँ है, और बाकी सब करेक्ट है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टाइम जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद के जो 25 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सीरीज़ के अंदर। अभी देखिए इस तरीके से हम लगातार क्वेश्चंस जो है टैकल करते रहेंगे, और मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशन मेथड्स, ये सब चीज़ें बीच बीच में बताता रहूँगा आपको, तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। ओके।